हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 13 अधिकार पढ़ेंगे। अधिकार क्या होते हैं ये हम सभी जानते हैं। जो हमारी सुख सुविधा, हमारी शांति के लिए, हमारे हित के लिए बनाई जाती हैं, वो क्या होती हैं? अधिकार होती हैं। तो आज हम उसी से संबंधित अधिकार के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है और इसका दुनिया के अलग अलग देशों में कैसे विस्तार हुआ। अधिकारों की अवधारणा भी कुछ शताब्दियों से उभर रही है और लोकतंत्र में बदलाव ला रही है। तो इसके बारे में हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है। और लोकतंत्र जो कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से जो लोकतंत्र का जो विस्तार हुआ वो अलग अलग तरीकों से हुआ है। अधिकारों की अवधारणा भी क्या है? जो अधिकार है, मनुष्य के अधिकार हैं, वो कुछ जो पिछले स्थिति को हम देखें और उस स्थिति में काफ़ी क्या है परिवर्तन देखने को मिला। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो लोकतंत्र है वह किस तरीके से देश में क्या है व्यापक होते जा रहा है, वो क्या है फैलता जा रहा है, जो उसका विस्तार है, उसका बदलाव है, वो क्या हो रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है। इस अध्याय में हम वास्तविक जीवन की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से बात प्रारंभ करते हैं, जिनसे यह पता लग सके कि अधिकारों के बिना लोगों का जीवन कठिन होता था। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अधिकारों का क्या आशा है, हमें इनकी आवश्यकता क्यों है और लोकतंत्र का विस्तार करने में अधिकार क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो इस लेसन में हमें क्या समझना है? जो अधिकार है उससे संबंधित जो वास्तविक जीवन में हमारी जो कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं से वो क्या क्या है वहाँ से शुरुआत हुआ है। धीरे धीरे जो जिस तरीके से मनुष्य का जो जीवन है वो क्या है परिवर्तन होता गया। परिवर्तन के साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ी हुई। तो इन सारे के साथ साथ सारी चीज़ें, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, हमारे अधिकार, न्याय से संबंधित इन सारी चीज़ों को लेते हुए क्या है यहाँ ये बतलाने की कोशिश की है कि मनुष्य को जो अधिकार दिए गए हैं अगर उसे वंचित कर दिया जाए तो उसके लिए जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो हम आगे देखेंगे अधिकारों के बिना जीवन दास व्यापार। जो अधिकार है, अधिकारों के बिना जीवन कैसा है? दास व्यापार के समान है। यहाँ पे एक दृश्य क्या कह रहा है आप लोग देख करके समझ सकते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति एक के पीछे क्या है रस्सी से बंधे हुए हैं, आगे पीछे चल रहे हैं। और साथ ही साथ जो एक व्यक्ति है जो क्या है उन्हें एक कहना चाहिए दास व्यापार की तरह उसे आगे बढ़ने को कह रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमने इतिहास के अध्याय में सन 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा है। फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी सफलता मनुष्य के अधिकारों की अवधारणा को क्या करना है? उभारना है। मतलब जो फ्रांसीसी क्रांति के जो मुख्य सबसे बड़ी सफलता के बारे में ये बतलाया गया कि जो मनुष्य के अधिकार है वो उसको किस तरीके से ऊपर उठाने की कोशिश है। इसी फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस तथा यूरोप के अन्य देशों में फ्रांसीसी और एशियाई देशों के लोगों को दास बनाकर काम करवाने की प्रथा प्रचलित थी। तो इसी तरीके से क्या है, मतलब यहाँ पे हमने जो दृश्य देखा वो उसी दृश्य में किस तरीके से दास व्यापार बना करके उन्हें लिया जा रहा है। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय क्या हो रहा था कि फ्रांस तथा यूरोप के अन्य देशों में अफ्रीकी और एशियाई जो देश के जो लोग थे उनको क्या किया जाता था? दास बना करके उन्हें काम करवाने के लिए या काम करवाने की एक प्रथा प्रचलित थी। लोगों को जो अफ्रीका और एशियाई देश थे उन लोगों को दास बना करके दूसरी जगह दास व्यापार के लिए या काम करवाने के लिए उन्हें ले जाया जाता था। दास व्यापार 17वीं सदी में एशियाई और अफ्रीका देशों में जोरों से चल रहा था। मतलब कौन सी सदी में? 17वीं सदी में। जो कहाँ के? एशिया और अफ्रीका के देशों में जोरों से ये जो दास व्यापार थी वो काफ़ी चल रही थी। इसमें प्रमुख रूप से स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देश शामिल थे। जो दास व्यापार थे उसमें स्पेन, जो पुर्तगाल, इंग्लैंड हो गए, फ्रांस हो गए, इस तरीके से और भी जो देश थे जो इसमें शामिल हुए थे। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी सौदागर मतलब जो व्यापारी हैं, बोर्दे या नान्ते बंदरगाहों से अफ्रीका
तट पर जहाज ले जाते थे, जहां भी स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। जो फ्रांसीसी जो सौदागर थे, व्यापारी थे, वो क्या करते थे, वर्दे और नान्ते जो बंदरगाह, जहाँ पे क्या है सामानों को उतारा चढ़ाया जाने वाला वह स्थान, और साथ ही साथ जहाज़ों का रुकने का जगह भी, जो अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों पर क्या करते जहाज ले जाते थे, और वहाँ से क्या करते थे स्थानीय जो सरदार थे उनसे क्या करते थे, दास खरीदते थे। दासों को दागकर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देश तक 3 महीने लंबी समुद्री यात्रा हेतु जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। तो इस तरीके से जो दास व्यापार क्या था, उस समय लोगों को दाग करके, मतलब उनमें एक कहना चाहिए चिन्ह अंकित करने के लिए उनको क्या किया जाता था, दागा जाता था, या जो हथकड़ियाँ होती थी उनके हाथों में डाल दिया जाता था। और साथ ही साथ अटलांटिक महासागर के पार उन्हें कैरिबियाई देश तक उन्हें 3 दिन तक की जो 3 महीने की जो लंबी यात्रा, समुद्री यात्रा में उन्हें क्या जहाज़ों में भर करके उन्हें ले जाया जाता था। मतलब बहुत अधिक लोगों को दास बना करके ले जाया जाता था। वहाँ उन्हें अमेरिका के बागान मालिक खरीद लेते थे। तो यहाँ से उन्हें क्या है, उनको जहाज़ों में भरकर ठूस के भर के ले जाया जाता था, और उसे अमेरिका के जो बागान होते थे वहाँ पे मालिक उन्हें काम करने के लिए खरीद लेते थे। इस लंबी यात्रा के दौरान दासों को तरह तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता था। जिस तरीके से हमने ऊपर के लाइन में पढ़ा कि किस तरीके से जो दास थे उनको दाग करके या हथकड़ियाँ उनके हाथों में डाल करके उन्हें जहाज़ों में बहुत अधिक संख्या में, कि उनको सांस लेने की जगह तक नहीं मिलती थी, ऐसे उनकी स्थिति हो जाती थी। तो दासों को तरह तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता था। उन्हें समय पर भोजन नहीं मिलता, मतलब उन्हें समय पर जो भोजन मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें नहीं दी जाती थी। और कई दास बीमार पड़ जाते थे। व्यापारी उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते थे। एक तो उन्हें भोजन भी नहीं दिया जाता था, और साथ ही साथ जिसकी वजह से वो कई दिनों तक बीमार पड़े रहते थे, और उनके साथ क्या है, पशुओं की तरह, मतलब एक जानवरों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता था। दास श्रम के आधार पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना मुमकिन हुआ। तो यहाँ जो दास के द्वारा जो श्रम के आधार पर क्या हो रहा था, यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की जो मांग थी वो काफ़ी बढ़ रही थी, उसे पूरा करना क्या हो जा रहा था, मुमकिन हुआ। आगे देखते हैं, बोर्दे और नांदे जैसे बंदरगाह दास व्यापार के कारण समृद्ध नगर बन गए थे। तो बोर्दे और नांदे जैसे जो बंदरगाह थे, जहाँ पे दास व्यापार के कारण क्या हो रहा था, वह नगर समृद्ध, मतलब भरा पूरा कहना चाहिए, और साथ ही साथ वो नगर बढ़ भी रहा था। अब आगे देखते हैं, फ्रांस की नेशनल असेंबली में लंबी बहस चली कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा समेत समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं। ये फ्रांस के जो नेशनल असेंबली जो बैठक बुलाई गई थी, उसमें क्या है, लंबी बहस हुई। मतलब ये बात बहुत छिड़ी कि मौलिक अधिकार जो कि मनुष्य के मौलिक अधिकार है, उसमें उपनिवेशों में रहने वाले उपनिवेश में रहने वाले जो कहना चाहिए जो शक्तिशाली देशों के द्वारा जो कमजोर देशों पर क्या है, पूरी तरीके से शासन, उन पर वहाँ के संसाधनों का दोहन करने वाले, तो वहाँ रहने वाले जो भी प्रजा समेत जो समस्त फ्रांसीसी प्रजा, साथ ही साथ जो फ्रांसीसी की जो प्रजा को प्रदान किए जाएं या फिर नहीं किए जाएं, ये मौलिक अधिकार से संबंधित। लेकिन दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों की खिलाफत के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन जो दास व्यापार पर है ना, जो दास व्यापार थे उस पर निर्भर व्यापारियों की जो खिलाफत थी, जो शासन था, उसके भय से क्या हुए, नेशनल असेंबली को कोई कानून पारित नहीं किया गया। जो नेशनल असेंबली थी, सभा बैठक थी, उसमें कोई कानून पारित या पास नहीं किया गया। अंततः सन 1794 के सम्मेलन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में
दासों की मुक्ति का कानून पारित किया गया। अंततः लास्ट में जो 1700 कौन सी स्थिति में 94 में जो सम्मेलन ने क्या किया, जो फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासों को मुक्ति का कानून बनाया, पारित किया गया। यह कानून कुछ समय तक ही लागू रहा। जो कानून बनाए गए थे दासों की मुक्ति से संबंधित, वो कानून क्या है, कुछ समय तक ही लागू रही, मतलब लंबे समय तक वो चालू या लागू नहीं रही है, उसका पालन नहीं किया गया। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा फिर से शुरू कर दी। तो फिर 10 वर्ष, मात्र 10 वर्ष के बाद जो क्या किए, नेपोलियन ने फिर से जो दास प्रथा की जो चलन थी उसे चालू कर दिया गया। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने हेतु अफ्रीकी अश्वेत लोगों को दास बनाने की आज़ादी मिल गई। तो इस तरीके से जो बागान के जो मालिक हुआ करते थे, बड़ी बड़ी जो बागान जिनके पास थी, वो क्या है, अपनी आर्थिक हित मतलब अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने साधते हुए जो अफ्रीकी अश्वेत लोग थे, उन लोगों को दास बनाने की और क्या है, उन्हें आज़ादी मिल गई। मतलब जो अफ्रीकी अश्वेत थे, उन लोगों को क्या है, अपने बागानों में काम करने के लिए उन्हें छूट प्रदान मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन सन 1848 में किया गया। ये किसके द्वारा? फ्रांसीसी उपनिवेशों के अंतिम रूप से दास प्रथा का जो उन्मूलन, उत्थान जो था, वो क्या है, 1848 में किया गया। अमेरिका में दास प्रथा को सन 1865 में समाप्त किया गया। ये अमेरिका की स्थिति को बताया गया है कि जो दास प्रथा थी वो 1865 में उसे खत्म किया गया। किंतु ये भी कहा गया है उन्हें नागरिकों के समान अधिकार 20वीं शताब्दी तक नहीं मिल पाए। लेकिन ये भी कहा गया है जो दास प्रथा थी वो 1865 में समाप्त तो हो गई, लेकिन उन्हें जो नागरिकों के समान जो अधिकार थे वो 20वीं शताब्दी तक भी उन्हें वो अधिकार प्राप्त नहीं किए गए या नहीं दिया गया उन्हें। अब आगे देखते हैं। अफ्रीका के संविधान में आज़ादी के तुरंत बाद ही अपने नागरिकों को कई अधिकार दिए गए, लेकिन महिलाओं और अश्वेतों को नागरिक अधिकार हासिल करने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा। तो इस तरीके से जो अमेरिका के संविधान में जो आज़ादी के तुरंत बाद कहा गया है कि जो नागरिकों को कई अधिकार दिए गए, लेकिन उस समय जो नागरिकों को तो दिए गए अधिकार, लेकिन ये भी कहा गया कि महिलाओं और जो अश्वेत लोग थे, लोगों को क्या है, नागरिक अधिकार हासिल करने के लिए मतलब प्राप्त करने के लिए उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ा, मतलब अपने अधिकारों की मांग करनी उन्हें पड़ी। श्वेत महिलाओं को मताधिकार सन 1920 में दिया गया। जो श्वेत महिलाएं थे उनको क्या है, मताधिकार 1920 में दिया गया, जो वो अपने मत का अधिकार कर या उपयोग उसका कर सकती थीं। अश्वेतों एवं अमेरिका के मूल निवासियों जिसको रेड इंडियनों की स्थिति तो बहुत ही खराब थी। जो अश्वेत लोग थे एवं कहा गया है अमेरिका के मूल निवासी, जिनको क्या कहा जाता है, रेड इंडियनों की स्थिति क्या है, स्थिति तो बहुत ही खराब थी, मतलब उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें अमेरिका में सिर्फ अपने अश्वेत रंग व अलग नस्ल का होने की वजह से तरह तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उन्हें अमेरिका में ये बताया गया कि अमेरिका में सिर्फ उन्हें अपने जो रंग था, जो जिस तरीके से काले गोरे का रंग, और साथ ही साथ उनके नस्ल का होने की वजह से उनके साथ तरह तरह के भेदभाव थे, वो उन स्थिति का उन्हें सामना करना पड़ता था। उन्हें बस, गाड़ी, पार्क, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर जैसे सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत अमेरिकी लोगों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। मतलब कहना चाहिए जो अश्वेत लोग थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्या है, भेदभाव का सामना करना पड़ा था। उनके साथ न बस में, गाड़ी, पार्क हो गए, इन तरीके बहुत सारी चीज़ें जैसे सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत अमेरिकी लोगों के साथ वो बैठने या उनके साथ बैठने नहीं दिया जाता था।
वे लोग श्वेत अमेरिकी लोगों के साथ बराबरी से बात नहीं कर सकते थे। मतलब स्थिति यहाँ इतनी थी कि वे लोग जो अश्वेत लोग थे वो श्वेत अमेरिकी थे, उनसे वो क्या है बराबर मतलब उनसे मिला करके बात नहीं कर सकते थे। उन्हें खाने पीने तथा मनोरंजन के सार्वजनिक स्थानों पर समान अवसर प्राप्त नहीं थे। जो उन्हें कहा गया खाने पीने तथा मनोरंजन के जो स्थान होते हैं, जो सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक मतलब जहाँ पे सभी कोई उन स्थानों का इस्तेमाल कर सकता था, आ जा सकते थे, उन स्थानों पर भी समान अवसर या समान रूप से नहीं जा सकते थे। सन 1956 में अमेरिका की एक अश्वेत महिला नागरिक रोजा पार्क के साथ बस में सीट के लिए हुए भेदभाव की घटना में अश्वेत नागरिकों में विरोध की एक बड़ी लहर पैदा की। एक घटना बताया गया है यहाँ पे 1956 में, जो कि एक अश्वेत महिला जो नागरिक जो रोजा पार्क के साथ क्या करी थी, बस की सीट के लिए क्या हुआ था, भेदभाव के साथ वो उन्हें ऐसी घटना हुई थी, जिसकी वजह से क्या है अश्वेत नागरिकों ने विरोध की, जो मतलब जिस तरीके से श्वेत और अश्वेत में जो भेदभाव की भावना जो थी वो क्या है काफ़ी अधिक तक फैलने लगी थी। अमेरिकी अश्वेतों ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में अपने अधिकार के लिए एक व्यापक आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे नागरिक अधिकार सिविल राइट्स आंदोलन के रूप में याद किया जाता है। मतलब अपने अधिकार के लिए, अपने नागरिक अधिकार के लिए, जो कि अमेरिकी अश्वेत ने जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में उनके संचालन में क्या हुआ था, अपने अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ी आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें अपनी मांगों को लेकर के मतलब अपने नागरिक अधिकारों जो थे आंदोलन के रूप में उन्हें आज भी कहना चाहिए रूप में याद किया जाता था कि किस तरीके से अपने अधिकार के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा हुआ था। अब आगे देखते हैं आंदोलन के तहत अश्वेत लोगों ने अमेरिका के विभिन्न स्थानों पर धरने दिए गए तथा लगातार प्रदर्शन किए गए। आंदोलन के तहत इस आंदोलन में जो लोगों ने अश्वेत लोगों ने आंदोलन छेड़ा था, उसके तहत कहा गया कि अश्वेत लोगों ने क्या किया, अमेरिका के बहुत विभिन्न जगहों पर उन्होंने क्या किए, धरने किए और लगातार उन्होंने प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर के। उनके प्रदर्शनों तथा दबाव की वजह से सन 1964 में अमेरिकी सरकार को अपने सभी अधिकारों को वयस्क मताधिकार प्रदान करना पड़ा। जब उस तरीके से उनके आंदोलन जो थे उसके प्रदर्शन को देख करके तथा दबाव की वजह से, मतलब इतना ज़्यादा दबाव हुआ जिसकी वजह से सन 1964 में क्या हुआ, अमेरिकी की जो सरकार थी उन्हें सभी नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया। मतलब सभी लोगों को अपने मत का जो अधिकार था वो प्रदान उन्हें किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया, जो कि अपने समय के एक समाज सुधारक तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। जो उस स्थिति में कहा गया उस समय के कि इस आंदोलन के जो नेतृत्व थे, जो लोगों को अपने मांगों के लिए आंदोलन में सहभागी होने के लिए व्यापक रूप से आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। तो उस समय वो एक क्या थे, एक समाज सुधार थे। मतलब समाज के जो स्थिति थी उसमें सुधार करने का उनका बहुत योगदान रहा था। तथा और ये क्या थे, वो मानव अधिकार, मनुष्य के जो अधिकार है उनके क्या करते थे, कार्य करता थे, उनके लिए वो कार्य करते थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस बात पर जोर किया कि हमें लंबी पदयात्रा तथा प्रदर्शन की सीधी कार्रवाइयों से अश्वेतों के लिए सामान्य अधिकार हासिल करने के प्रयास करने होंगे। जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लोगों को इस बात पर जोर किया कि जो हमारे अधिकार हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लंबी सफ़र तय करना पड़ेगा तथा प्रदर्शन
की जो सीधी कार्यवाही है, कार्यवाहियों से क्या होगा कि से अश्वेत लोग जो थे उनके लिए वो सामान्य रूप से मतलब सभी के लिए अधिकार हासिल करने के लिए वो प्रयास करने होंगे। मतलब इसके लिए सभी को मिल करके अपने अधिकारों के लिए कोशिश करनी होगी, प्रयास करना पड़ेगा, तभी वो अपने जो अधिकार है वो प्राप्त कर पाएंगे। उन्होंने 28 अगस्त सन 1963 को वाशिंगटन डीसी में लिंकन स्मारक के नीचे लगभग 2,50,000 लोगों की भीड़ के सामने एक बहुत ही शक्तिशाली एवं भावनात्मक भाषण दिया। ये उन्होंने कहने का मतलब जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, उन्होंने 28 अगस्त सन 1963 को, जो कि वाशिंगटन डीसी में उन्होंने क्या है लिंकन स्मारक जो थे भवन बने हुए थे उसके नीचे लगभग कितने लोग थे, 2,50,000 लोग की जो भीड़ थी, जनसंख्या थी, उनके सामने उन्होंने बलपूर्वक शक्तिपूर्वक अपने भाषण का जो भावना थी उसका उन्होंने भावनात्मक रूप से उन्होंने भाषण दिया, ताकि लोगों में जो विचारधारा, जो परिवर्तन, जो सोच है वो सामने आ सके, वो जान सके और अपने हक के लिए लड़ सके। इस भाषण को किसी भी मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दिए जाने वाले सबसे प्रभावशाली भाषण में से एक माना जाता है। इस भाषण के कुछ अंश इस प्रकार हैं। यहाँ पे जो उनके द्वारा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा भाषण जो दिया गया था उसके जो प्रभावशाली जो भाषण थे उनके कुछ हिस्से बताए गए हैं। तो देखते हैं कि वो क्या बताने के भाषण के द्वारा कोशिश की गई है। चलिए देखते हैं आगे। मैं आपके साथ इस अभियान में शामिल होते हुए गर्व और खुशी महसूस कर रहा हूं, जिसे इतिहास में एक महान ऐतिहासिक अभियान के रूप में याद किया जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने जो अश्वेत लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा था अमेरिका में, उस अभियान को जो अश्वेत लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा था उसके लिए उन्होंने जो कदम उठाए थे, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि वो आपके साथ मतलब उनके साथ शामिल होते हुए क्या कह रहे हैं, एक उन्हें अच्छा महसूस और गर्व महसूस हो रही, खुशी हो रही है कि उनकी इस योगदान के जो है जिसे इतिहास में एक महान ऐतिहासिक जो अभियान है जो चलाया गया है उसे याद किया जाएगा। लगभग 100 वर्ष पहले एक अमेरिकी जिसकी परछाई में हम खड़े हैं, वे अश्वेतों को मुक्ति की घोषणा के पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस आदेश से लाखों अश्वेत नागरिकों को आशा की किरण दिखाई दी कि हम भी सुखद और सम्मानपूर्वक जीवन जी पाएंगे। तो ये जो घोषणा हुई थी जिसमें अश्वेत लोगों की मुक्ति की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, इस पर जो आदेश थे, आदेशों से लाखों जो अश्वेत नागरिक थे उन्हें क्या है एक आशा की किरण दिखाई दी। मतलब उनके साथ अब जो कुछ होगा वो या फिर कहें उम्मीद जो थी वो काफ़ी बढ़ गई थी उन्हें सामने दिखाई देने, जिसकी वजह से वो हम भी एक दिन ना एक दिन सुखद और क्या महसूस करेंगे, सम्मानपूर्वक जीवन अपना जी पाएंगे। यह महान आदेश हम अश्वेतों के लिए एक लंबी और अंधेरी रात के बाद चमकती सुबह के समान है। उन्होंने जब अपने भाषणों में कहा कि ये जो स्थिति आज है जिसकी वजह से क्या है उन्हें इस आदेश जो लोगों के साथ अश्वेत लोगों के साथ क्या है एक लंबी और अंधेरी रात के समान है, जो एक ना एक दिन चमकती सुबह के समान दिखाई देगा। हमें लगा हम अन्याय की चपटों में झुलसने के बाद न्याय की ठंडक और चांदी को हासिल कर पाएंगे, लेकिन उस महान आदेश के 100 वर्ष बीतने के बाद भी अश्वेत आज भी स्वतंत्र नहीं है। 100 वर्ष बाद भी अश्वेतों का जीवन तरह तरह के प्रतिबंधों के घावों की वजह से निःशक्त रहा है। मतलब यहाँ जिस तरीके से उस महान आदेशों में जो 100 वर्ष बीतने के बावजूद भी कहा गया है, मतलब 100 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो अश्वेत थे उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं या स्वतंत्र नहीं मिली गई है। हम आज भी अलगाव का जीवन जीने के लिए क्या है अभी शब्द है, मतलब वो आज भी अलगाव मतलब अलग
जिस तरीके से अश्वेत और श्वेत के बीचों में जो अलगाव थी, ये वो आज भी क्या है उनके जीवन में वो क्या है अपने आप को अलग सा महसूस करते हैं। हमारा जीवन अभी भी भेदभाव की जंजीरों पर जकड़ा हुआ है। जो आज भी उनके साथ क्या है, उनका जो जीवन है वो जो जिस तरीके से काले और गोरे की जो जंजीर है उस जंजीरों में आज भी जकड़ा हुआ है। 100 वर्ष बाद भी अश्वेतों का जीवन भौतिक समृद्धि के विशाल सागर के मध्य गरीब के एक बर्फीली द्वीप की तरह कैसा है, अकेले है। 100 वर्ष के बाद भी आज भी जो अश्वेत हैं उनका जीवन कैसा है, एक विशाल सागर के मध्य किस तरीके से गरीब के जो एक बर्फीले द्वीप की तरह, मतलब जिस तरीके से एक बर्फीली का जो एक टुकड़ा होता है या टापू जिसे कह सकते हैं वो अकेला पड़ा रहता है, उसके समान है वो। 100 वर्ष बाद भी अश्वेत अमेरिकी समाज के एक अंधेरे कोने में दबे हुए हैं। मतलब 100 वर्ष कहना चाहिए, जो 100 वर्ष के बाद भी जो अश्वेत अमेरिकी समाज के एक कहना चाहिए उनकी आज भी स्थिति कुछ खास अच्छी तरीके से नहीं है। और हम अपने आप को अपने ही देश में निर्वासितों की तरह महसूस करते हैं। इसलिए हम आज वहां अपनी शर्मनाक स्थिति को नाटकीय अभिनय द्वारा सबके सामने पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जो उनकी स्थिति है उसे प्रदर्शित करने के लिए वो क्या है उसे जो नाटकीय तौर से उन्हें सबके सामने क्या है पेश करने के लिए या उसे दिखाने के लिए इकट्ठा या एकत्रित हुए हैं। ये उन्हें अपने जो भाषण है उसमें कहे। मेरा यह सपन है कि एक दिन जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर पुरदासों के पुत्र अपने श्वेत भाइयों के साथ भाईचारे के साथ मेज पर बैठेंगे। मेरा वह सपना है कि पसीने तथा गर्मी से भरा हुआ मिसिसिपी राज्य एक दिन स्वतंत्रता तथा न्याय के सागर के रूप में परिवर्तित होगा। ये उन्होंने अपने भाषण में कहा था। मेरा यह स्वप्न है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन मेरे 4 छोटे बच्चों को उनके रंग या चमड़ी से नहीं बल्कि उनके क्या से पहचाना जाएगा, चरित्र से पहचाना जाएगा। मेरा वह सपना है कि एक दिन अलबामा में छोटे छोटे अश्वेत लड़के लड़कियां अपने जैसे श्वेत बच्चों से भाइयों और बहनों की तरह हाथ मिलाएंगे और मिलकर एक साथ खेलेंगे। वह ऐसा दिन होगा जिस दिन ईश्वर के सभी बच्चे आज़ादी के गीत को नए अर्थों के साथ गाएंगे। ये उन्होंने क्या है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भाषण में कहा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि किस तरीके से एक दिन ऐसा आएगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो करके श्वेत और अश्वेत बच्चे दोनों बच्चे मिल करके एक साथ खेलेंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि ईश्वर के सभी बच्चे आज़ादी के साथ क्या है एक नए अर्थों में नए तरीके से मिलजुल करके एक साथ गीत गाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इस लेसन में यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, दास प्रथा किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका समन का क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 3, मानवाधिकारों का हनन कैसे होता है। आज के लिए यहीं तक, समय पर होमवर्क कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।